आज हम लोगों ने एक और लॉ पढ़ना है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या नाम है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत इजी है ये, सिर्फ इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी जो इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, जो इसकी डेरिवेशन है, वो बिल्कुल वही है जो आपने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए की थी। तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि ये एक के साथ एक फ्री वाला क्वेश्चन है। जिसको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, उसकी डेरिवेशन आती है, उसको ये तो आ ही जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि थोड़ा सा इसका स्टार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट डेरिवेशन बिल्कुल सेम है एज इट इज़, जैसे कि आप लोगों ने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो मान लो ऐसे देखो, ये दो वेक्टर है, एक बॉडी है, ये इस पे एक्ट कर रहे हैं। एक वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहा है और एक वेक्टर हमारा, तुम लोग कह सकते हैं, ऐसे एक्ट कर रहा है। अब इसको यहाँ से उठाकर मैं इसको यहाँ लगा दूँ, है ना। ऐसे वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं ना वेक्टर्स को, है ना। इस तरह से मूव करते हैं कि इसकी टेल हमने इसकी टेल के साथ कनेक्ट करनी है। और फिर हमारे पास डायग्राम कैसे बन जाएगी, आप देखोगे कि हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह की बन जाएगी कि हमारे पास एक वेक्टर ये होगा और एक वेक्टर ये होगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये मेरे पास दो वेक्टर्स आ गए। और ये दो वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, तो फिर जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इसी पैरेललोग्राम के क्या होगा, डायगोनल होगा। अब इसको कंप्लीट कर रहे हैं पैरेललोग्राम को। जैसे देखो, ये अगर मेरे पास एक वेक्टर है तो इसी के पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रा कर देंगे तो एक और वेक्टर बन जाएगा मेरे पास, ये भी ए वेक्टर ही होगा। ये बी वेक्टर तो इसी पैरेलल ड्रा करेंगे तो ये क्या होगा, है ना, ये भी मेरे पास क्या होगा, बी वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, ये दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स अब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, वो कौन होगा, डायगोनल। जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कौन होगा, डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यही इसका रिजल्टेंट होगा। इसको तुम और मान लो, आई समझो बात, बस सिंपल सी बात है, यही आपका सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है इसकी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ये कहता है कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी acting on a body at the same time and in the same order and are represented by its magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram, then the resultant vector will be the diagonal of that parallelogram but in opposite order। मतलब कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वो एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे एक्ट कर रहे हैं, सेम ऑर्डर पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर ये दो वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस समय अगर आप इनको ऐड करोगे तो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट कौन होगा, डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। सही है, समझ आ गया, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब इसका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, वो यकीन मानो पूरा का पूरा वही है जो तुम लोगों ने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए किया था। कैसे, देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं इसको। अब देखो, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करूं मैं, अगर इसका नाम दे देते हैं O, इसको दे देते हैं हम P, इसको दे देते हैं हम Q। ठीक, इसका नाम भी दे दो, कोई R दे दो उसको। ठीक है, ये मेरे पास पूरा पैरेललोग्राम आ गया, है ना। अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट यानी कि हमें क्या करना है, हमें इस R वेक्टर का क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इस R वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन ओपी प्रोड्यूस्ड। कुछ याद आया, वही जो ट्रायंगुलर लॉ में किया था, है ना। ये देखो, क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने, कहाँ ड्रा किया, ओपी पे, है ना। तो ये करें स्टार्ट थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ये सेम है, आगे जो हमने ट्रायंगुलर लॉ के लिए पढ़ा है ना, सेम डेरिवेशन आप ड्राइव करने वाले हो अब इसमें भी। यहाँ पे क्या करोगे बताओ, सबसे पहले क्या किया हमने, क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन, कहाँ किया, ओपी पे, है ना। ये क्यू एन हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, कहाँ किया, ओपी पे, ओपी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अब देखो, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस ट्राइंगल के साथ खेलना है, ONQ।
ONQ। इस ONQ ट्राइंगल में, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ना ये ONQ ट्राइंगल कैसी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम ये हाइपोटेन्यूज को तो निकाल सकते हैं आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा के, उसके लिए मेरे को R तो मिल जाएगा आराम से, बट इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मेरे को O से लेकर N तक का पूरा पता होना चाहिए, बट मेरे को पता है OP क्या है, गिवन में दिया मैंने OP क्या है, PN पता है क्या है, नहीं है। मेरे को ये QN पता होना चाहिए ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए, बट मैंने ड्रा तो कर दिया, लेकिन इस QN की वैल्यू क्या है ये पता नहीं है मेरे को, ये QN की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो क्यों ना ये पता की जाए। तो सेम टेक्निक हमने पिछली बार जो किया था वही करेंगे। याद है क्या किया था, सबसे पहले हमने कौन सी ट्राइंगल ली थी, हाँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल QNP। ये QNP में क्या करोगे आप बताओ, कॉस थीटा निकालने, कॉस थीटा, अच्छा थीटा पहले रखो तो सही, ये आ गया थीटा एंगल, इसको मान लो बीटा एंगल, ठीक है। तो कॉस थीटा निकालें यहाँ पे, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, देखो ना इस ट्राइंगल में बेस कौन है, PN, हाइपोटेन्यूज कौन है, PQ, तो यहाँ आएगा PN डिवाइड बाय PQ। तो वैल्यू देखो क्या है इसकी, देखो तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा आएगा PN, पता करना है PQ क्या है, देखो PQ क्या है, ये तो B है, ये है ना, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करें तो सीधा B ले लेते हैं, तो B लिख दूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे PN की वैल्यू मिलेगी, बताओ मिली कि नहीं मिली। PN किसके बराबर आया, B cos थीटा, किसके बराबर आया, B cos थीटा मिल गया मुझे, PN पता चल गया, ये PN। लेकिन अभी भी मेरे को एक चीज़ और ढूंढनी है, क्या ढूंढना है मेरे को, ये Q1 का पता करना पड़ेगा। तो Q1 का पता करें, उसका करने के लिए हमें क्या करना है, Q1 का पता करने के लिए फिर से हम लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, वही QNP ले लो, QNP, और यहाँ निकालो इस बार साइन थीटा। साइन थीटा निकालेंगे किसके बराबर आएगा बताओ, ये देखो है साइन थीटा, इस ट्राइंगल में निकालना है भाई साहब, PQNP, ये QNP, ये देखो छोटी सी ट्राइंगल, ये छोटू सा ट्राइंगल जो है ना, इसमें देखो क्या निकालना है हमें, कि ये Q1 का पता करना है, उसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, साइन थीटा निकाल रहे हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन है भाई, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है ना, तो कौन है ये भाई साहब बताओ यार, Q1 है ना, डिवाइड बाय व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, ये PQ। अब PQ तो पता है तुम्हें क्या है, ये तो वही है पिछले वाला जैसे हम पढ़ रहे थे ना, ट्राइंगल वाला पढ़ा था, बिल्कुल सेम चीज़ है वो, आगे तो सारी कहानी सेम है। तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, व्हाट इज PN, व्हाट इज Q1 पता करना है, व्हाट इज PQ, ये B है, तो Q1 की वैल्यू किसके बराबर आई, B साइन थीटा। तो इसका मतलब मुझे PN पता चल गया, मुझे Q1 पता चल गया। क्यों पता कर रहे हैं ये PN Q1 क्यों पता किया हम लोगों ने, क्योंकि हमको निकालना है R निकालने के लिए मैं लेने वाला हूँ ये बड़ी सी ट्राइंगल, इसमें लगाने वाला हूँ मैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम निकालने के लिए मुझे साइड्स का तो पता हो, ये साइड तो मुझे पता है कितनी है, लेकिन मुझे O से लेकर P तक एग्जैक्टली पता नहीं था क्या है, क्योंकि O से P तक तो मुझे पता A है, PN का पता ही नहीं था, तो मुझे वो पहले फाइंड करना पड़ा। मेरे को Q1 की वैल्यू नहीं पता, तो मैं कैसे लगाता पाइथागोरस थ्योरम, तो इसलिए मुझे पहले Q1 फाइंड करना पड़ा। अब बताओ अब क्या करें मित्रों, क्या करेंगे मित्रों बताओ। अब एक काम करते हैं, ये लंबी सी ये बड़ी सी ट्राइंगल ले लेते हैं ONQ। अब लेंगे हम इन राइट एंगल ट्राइंगल ONQ। अब इस ONQ में क्या है, लगाएं पाइथागोरस, तो बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे देखो ONQ, ये देखो ONQ, इस ONQ में हाइपोटेन्यूज कौन है, R है ना, तो क्या आएगा R का स्क्वायर किसके बराबर आएगा बताओ, ON का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर, है ना। तो R स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ON किसके बराबर है, OP प्लस PN का होल स्क्वायर, और Q1 किसके बराबर है, Q1 निकाल लिया ना हमने, क्या है B साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब एक काम करें, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, लगेगा ना, देखो ना A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगा दे वो फार्मूला, तो आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और यहाँ क्या बचा B
कर लें इसको ऐसे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना यार, लिख दिया। अब डाल दो वैल्यू ओ पी और पी एन की, तो देखोगे आप क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज ओ पी, इट इज ए स्क्वायर, है ना। व्हाट इज पी एन, अभी निकाला हम लोगों ने, हाँ, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस 2 व्हाट इज ओ पी, इट इज ए, व्हाट इज पी एन, इट इज बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक काम करें, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यों ना इनको एक साथ लिख दें, है ना। तो क्या आएगा आपके पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कॉमन भी निकल जाएगा, तो ऐसे लिख दूँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है ना यार, देखो करो मल्टीप्लाई तो वही बनेगा, क्या बनेगा 2ab कॉस थीटा। अच्छा ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो 1 होता है, ये तो 1 है, तो इसका मतलब इसकी कहानी खत्म। तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आ गया, आ गया। तो आर की वैल्यू क्या आई, यहाँ कर दूँ अंडर रूट, आर की वैल्यू क्या आई, आर की वैल्यू आई मेरे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है जी, ये आ गया आपका आर, ये आ गया आपका रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक, लिखो उसको, चलिए। तो क्या आया हमारे पास, आर की वैल्यू क्या आई, आर आया मेरे पास अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा अब अगर मेरे पास ये थीटा, इफ केस 1 को डिस्कस करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू मान लो 0 डिग्री होता, तो अगर ये थीटा 0 डिग्री होता, अरे यार थीटा 0 डिग्री होता तो ये कैसे होते हैं एंगल्स, देखो ना, ये थीटा अगर 0 डिग्री होता तो एक हिसाब से ये पैरेलल हो जाते, ये वेक्टर्स कैसे बन जाते हैं, ऐसे पैरेलल होते, है ना। और अगर ये सिंपल पैरेलल होते, एक ही लाइन में होते, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलना है वो किसके बराबर होता, सिंपल a प्लस बी के बराबर होता, है ना। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे करके देखें तो r की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो r की वैल्यू आई, व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो आएगा मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, और एट द एंड ऑफ डे यू विल गेट r इज इक्वल टू a प्लस बी। तो सही भी है, आना भी यही चाहिए था कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, देखो ना, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री एंगल, कोई एंगल ही नहीं, पैरेलल है, ये एक ही लाइन में है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसके बाद आपका जो रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर, वो कैसा आना चाहिए, सिंपल r इज इक्वल टू a प्लस बी, वही आया मेरे पास भी। अब अगर इसका थोड़ा अपोजिट केस होता, मतलब पैरेलल तो होते लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते, मतलब ये है कि अगर आपका केस सेकंड डिस्कस करें हम, अगर आपके पास थीटा होता 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब हो गया, एक ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये हो गया इनके बीच में, देखो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। अगर इस तरह से अलाइन हो तो आपके पास जो आर वेक्टर आता है, याद है आपको, लास्ट लेक्चर पढ़ा भी हमने, वो किसके बराबर था, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। उस समय जो आपके पास आर वेक्टर आएगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो ए माइनस बी के बराबर होगा। अगर ये फार्मूला सही है तो इसमें भी यही आना चाहिए, करें चेक सही है या गलत है। तो देखो आर किसके बराबर आएगा, इस केस में आर किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, सही है ना। तो कॉस 180 कितना होता है भाइयों बहनों, -1, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है ना। अब ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, r इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, देन यू विल गेट r इज इक्वल टू a माइनस बी, r इज इक्वल टू a माइनस बी, सही है ना। अब एक केस और डिस्कस कर लेते हैं, आ गया ना, r इज इक्वल टू a माइनस बी, और हमने जब इस फार्मूले में सेट किया तब भी हमारे पास क्या आया, r इज इक्वल टू a माइनस बी आया। समझ आ रहा है, पक्की बात है। चलिए अगला करें, अगर केस थर्ड को भी डिस्कस कर ही लो, अगर थीटा 90 डिग्री होता तो क्या होता,
तो प्रभु अगर थीटा 90 डिग्री होता तो हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता, आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 0 है ना, तो आर की वैल्यू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यही है इसका आंसर, है ना। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा हमने क्या किया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने मैग्नीट्यूड निकाला किसका, रिजल्टेंट का, और वो किसके बराबर आया, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और फिर हमने 3-4 केस इसके डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास बचती है सिर्फ एक चीज़, इस आर की डायरेक्शन कैसी है। अब डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, देखो ना ये आर कुछ इस तरह से है, अगर मेरे को ये एंगल पता चल जाए, जैसे ना ये वाला एंगल, ये बीटा एंगल है ना, अगर ये बीटा एंगल मुझे पता चल जाए या मुझे इसकी स्लोप पता चल जाए तो मुझे डायरेक्शन पता चली जाएगी। देखो ना, अगर इसकी स्लोप कम है, ये देखो, तो ये देखो ये इस तरफ डायरेक्शन, इसकी स्लोप ज़्यादा है तो ये इसकी डायरेक्शन है। मतलब डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड कर रही है इस बीटा एंगल पे। या आप ऐसे कह सकते हो सर डायरेक्शन निकालनी तो एक काम क्यों नहीं करो आप सीधा एक काम करो, आप स्लोप ही निकाल लो इसकी, तो जब स्लोप निकलेगी तो आपको डायरेक्शन पता चली जाएगी। तो स्लोप कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। देखो स्लोप निकालने का तरीका आपको पता ही है ना मैथ वालों। हाँ जय साहब, कैसे निकालते हैं स्लोप, tan थीटा करके। अब थीटा ही हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, बीटा, है ना, क्योंकि ये वाला एंगल निकाला है ना, तो क्या आएगा tan बीटा, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे tan बीटा। tan बीटा, अब इस ट्राइंगल में देखो ONQ किस में निकाल रहे हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ONQ, लिख भी दो यार, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ONQ। इस ONQ ट्राइंगल में अगर आप tan बीटा निकालोगे किसके बराबर आएगा, होता क्या tan बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, QN। व्हाट इज बेस, ON। तो ये आएगा QN डिवाइड बाय ON। तो बस कुछ नहीं करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो tan बीटा किसके बराबर आएगा, QN। ON पहले देख लेते हैं किसके बराबर है, ON। यार ON है OP प्लस PN, OP प्लस PN। तो यहाँ लिखूँ मैं OP प्लस PN। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ QN, OP एंड PN। तो आपके पास आएगा tan बीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज QN, याद है, B साइन थीटा। व्हाट इज OP, A। व्हाट इज PN, B कॉस थीटा। खत्म कहानी, बस निकल गई आपकी स्लोप। और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ आर फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी। यहाँ पे भी देखो हम अलग अलग केस डिस्कस कर सकते हैं। केस 1, इफ थीटा, अगर थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होता तो कितनी स्लोप आती, मुझे बताओ। अगर थीटा 0 है ना, थीटा 0 होने का मतलब क्या आ गया कि आपका ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मुझे बताओ जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर है, ये है थीटा 0 डिग्री का मतलब। ए वेक्टर बी वेक्टर कोई एंगल ही नहीं है, 0 डिग्री एंगल पैरेलल है ये। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कैसा आएगा, वो तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, इसके पास तो कोई स्लोप ही नहीं है। आई कोई स्लोप नहीं है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब tan बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि स्लोप ही नहीं होगी इसकी, है ना। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो tan बीटा किसके बराबर आएगा, B साइन 0 डिवाइड बाय A प्लस B कॉस 0। साइन 0 0, तो ये सब कुछ 0, तो tan बीटा 0। tan बीटा 0 का मतलब ही क्या है, द आर वेक्टर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। आर क्या, आर वेक्टर जो है पैरेलल एक्स एक्सिस, उसके पास कोई स्लोप ही नहीं है, पता चल गई डायरेक्शन, है ना। अच्छा नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट केस डिस्कस करें, केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री होता तो मतलब ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो उसका आंसर भी क्या होता, ये होता आर वेक्टर। तो उसका मतलब स्लोप इस केस में भी नहीं आनी है, ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं यार आती है नहीं आती है। तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, B साइन थीटा डिवाइड बाय A प्लस B कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर आपके पास 180 डिग्री है, थीटा के यहाँ पे डाल दूँ 180 डिग्री, तो मुझे बताओ साइन 180 कितना होता है, 0। तो इसका मतलब tan बीटा भी 0। tan बीटा 0 मतलब स्लोप 0, स्लोप ही नहीं है इसकी, मतलब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यार, है ना। और केस थर्ड, अगर थीटा 90 डिग्री होता तो, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तब क्या होता,
अगर थीटा 90 डिग्री होता तो tan बीटा का आंसर क्या आता? tan बीटा आता आपका b sin 90 डिवाइड बाय a cos a प्लस b cos 90 है ना। cos 90 पता है कितना होता है? 0। sin 90 कितना होता है? 1। तो आपका tan बीटा की वैल्यू क्या आती? b बाई a। तो मतलब b और a के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करके जो आंसर आएगा दैट इज द स्लोप ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। समझ आया? तो ये आगा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम कल क्या सीखेंगे? कल हम ये सीखेंगे कि यहाँ तो आपने क्या सीखा, यहाँ आपने सीखा कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, है ना। अगर वो दो वेक्टर्स दो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें तो उसका रिजल्टेंट होता है इसका डायगोनल। अगर आपके पास दो नहीं, दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, 3 4 5 10 15 वेक्टर्स हों, उनको अगर ऐड करना हो तो उनको कैसे ऐड करेंगे, है ना। उनको भी तो ऐड करना है। अभी तक तो दो ही सीख रहे, तुम दो को कैसे ऐड करते हैं। दो से ज़्यादा हो तो फिर उनको भी ऐड करना हो, फिर क्या करेंगे? तो हम कल सीखेंगे कि अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो उनको ऐड करना हो तो कौन सा लॉ यूज़ होता है, क्या टेक्निक यूज़ होती है, ये हम सीखेंगे कल। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। ओके।